वो उसमें कोई डाउट तो नहीं था इक्विलिब्रियम में? नहीं, क्लियर हो गया था। आज शुरू करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, और इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो, जैसे मान लो अभी तक हमने क्या बात की थी कि दो पॉइंट चार्ज हैं और उनके बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है ना? जैसे अभी तक हम क्या कहते थे कि हमारे पास दो छोटे छोटे पॉइंट चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया और उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा। आज हम बात करेंगे, जैसे मान लो हम ये कहा जाए कि ये एक थिन रॉड है। ये क्या है? ऐसे एक थिन रॉड है, बोलो ठीक। और इस थिन रॉड पे हमने कोई चार्ज क्यू दे दिया, ऐसे। इस थिन रॉड पे हमने कितना चार्ज दे दिया? क्यू, ठीक है। हाँ, इस थिन रॉड की लेंथ मान लो कितनी है? एल। इस थिन रॉड की लेंथ हो गई एल, और इसके इस एंड से यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है। ध्यान देना, ये क्या है तुम्हारा? पॉइंट चार्ज, जिसपे चार्ज कितना है? क्यू। और ये दूरी जो है, ये ये दूरी मान लो एक्स है। क्या ये सिचुएशन समझ में आया? तो यस ये, सर। हाँ, ये क्या चीज है? देखो, तुम्हारा लिख भी दे रहा हूं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रॉड, ठीक है ना? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रॉड। और ये क्या है? पॉइंट चार्ज। सिचुएशन समझ में आ गई पूरी? अब तुमसे कहा यस सर। जाए, हाँ, अब तुमसे कहा जाए कि फाइंड द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, find the electrostatic force on the point charge, on the point charge due to the charged rod, due to the charged rod। तो अब आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके यस सॉल्यूशन, सर, आ गया। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। चलो देखो, ठीक है ना? चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, देखो, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास दोनों ही पॉइंट चार्ज होते, ये और ये, ठीक है ना? तो पूछा, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो x कह दिया जाता, ऐसे। ये हो गया कैपिटल Q और ये हो गया स्मॉल q। तो आप फोर्स क्या लिख देते? F इज इक्वल टू के टू के Q अपॉन x। एक्स स्क्वायर। बड़े आराम से लिख देते। क्यों लिख देते? ध्यान से देखो, इस पर टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। इस पर कैपिटल टोटल, क्यू। हाँ, टोटल चार्ज कितना है? स्मॉल q। और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x। अब जरा इस सिचुएशन को, इस वाले सिचुएशन को और इस वाले सिचुएशन को कंपेयर करो। मैं पूछूं कि इस पे टोटल चार्ज कितना है? आप कहोगे कि सर q है। क्यू। हाँ, मैं पूछूं इस पे टोटल चार्ज कितना? आपने कहा कि स्मॉल q। स्मॉल क्यू। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस कितना है? एल प्लस एक्स। नहीं, L प्लस एक्स नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, यही गलती होती है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोल सकते हो x। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट कहने का मतलब कि बहुत ही स्मॉल, जिनके डायमेंशन का को हम जनरली कंसिडर नहीं करते। लेकिन सोचो कि ये जो चार्ज प्लस कैपिटल Q है, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इस पूरे पर, यहां से यहां। तो ये जो टोटल Q है वो यहां से यहां मिलकर है। अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे, ठीक है ना?
चाहे यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज, तो वो क्यू नहीं है, वो क्यू का एक कोई स्मॉल पार्ट है। ये बात क्लियर है क्या? तो ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि इस चार्ज रॉड और इस पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस, तो आप ये नहीं कह सकते L प्लस एक्स। क्यों? अरे भाई कुछ चार्ज यहाँ है तो कोई डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर करी जाएगी, कोई चार्ज यहाँ है तो डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर करी जाएगी, कोई चार्ज यहाँ है तो डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर की जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यस यानी सर। हाँ, यानी कि इस सिचुएशन में, यानी कि इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, in the given situation we cannot say that the distance between the two charge object is x और L प्लस एक्स। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस L और L प्लस एक्स है। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है पूरे रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिख भी दे रहा हूं, बिकॉज द कंप्लीट चार्ज, because the complete charge Q is distributed over the rod। ये बात समझ में आई? ये पूरी लाइन समझ में आ जी रही है कि सर, नहीं क्या? कोई मतलब एग्जैक्ट उसका पॉइंट नहीं है, वो खाली चार्ज उसमें हाँ, फ्लो कर रहा है रॉड में, इसीलिए हम लोग उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस बता नहीं गुड। सकते। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यही मेन पॉइंट है। यस सर। और इसी की वजह से यहाँ पे अब यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का। बोलो ठीक। यस सर। हाँ, अब बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चंस, हालांकि आई आई डोंट नो कि आपने 11th में क्लास वगैरह कहीं की थी कि नहीं कायदे से, क्योंकि पिछला साल भी तो ऐसे ही गया। अदरवाइज इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्लास 11th में भी देखे होंगे। ठीक है ना? तो चलो अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। चलो देखो, तो जैसे मान लो कि ये रॉड, अब ध्यान से थोड़ा समझना इस तरह के क्वेश्चंस को। ये ऐसे रॉड हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया पॉइंट चार्ज। हमने कहा, ध्यान से सुनना, हमने कहा, अच्छा ये समझते हो ना, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था, जैसे मान लो अगर कहीं लिखा जाए dx, तो ये क्या चीज है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। नहीं नहीं, डिफरेंस, हाँ कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, बट एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं अ स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू, ऑफ वेरी एक्स। स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। इसे क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगर एक्स लेंथ है तो वेरी स्मॉल लेंथ हो जाएगा, अगर एक्स मास है तो वेरी स्मॉल मास हो जाएगा, जो भी कह लो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो हमने यस क्या सर। कहा? हाँ, अब देखो ये डिस्टेंस कितनी दे दी गई है हमें? एक्स, इस एंड से। ठीक है ना? अब चलो देखो, जैसे मान लो हमने ये कहा कि इस पॉइंट चार्ज से, अब बिल्कुल स्टेप वाइज ध्यान से समझना, कि पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर, कितने दूरी पर? कुछ दूरी। कुछ दूरी, ये दूरी मान लो हम कह दे रहे हैं आर है। ठीक है ना? एक सेकंड, एक काम करते हैं, इस दूरी को आर लेते हैं, इसे भी आर बोलते हैं, इसे भी आर। आर मैं स्टैंडर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, ये आर। और इस दूरी को मान लो हमने कहा एक्स। तो ध्यान से देखो हमने क्या कहा, कि इस पॉइंट चार्ज से एक्स दूरी पर एक बहुत ही स्मॉल लेंथ हमने कंसीडर करी रॉड की। ठीक है ना? और इस रॉड की जो लेंथ कंसीडर करी, ये मान लो कितनी है? dx। यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का लेंथ कितना है? dx। डीएक्स। क्लियर? तो अब कुल मिला के क्या कहेंगे कि इस पॉइंट चार्ज से
x दूरी पर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रॉड, ठीक है ना, whose length is dx tends to 0। पहले ये लाइन समझो, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रॉड whose length is dx which tends to 0। tends to 0 कहने का मतलब मैथमेटिक्स में लिमिट सीख देखा होगा आपने कि ये इतना छोटा है कि हम इसको जीरो तो नहीं लेकिन जीरो के काफी नियर मान सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ, hence we consider this element as point charge element, point charge element। ध्यान से ये लाइन देखो, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हमने क्या कहा, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रॉड whose length is dx which tends to 0, मतलब ये बहुत ही स्मॉल पार्ट मैंने कट किया। Hence we consider this element as a point charge element। ये लाइन क्लियर हो गई? अब जरा सोचो, अगर मैं पूछूं कि बताओ ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन, ये वाला, ये सिर्फ इस शेडेड पोर्शन की बात कर रहे हैं। मैं अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन शेडेड पोर्शन, चार्ज ऑन द शेडेड पोर्शन या स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन द शेडेड पोर्शन या स्मॉल एलिमेंट, मान लो हमने कहा डी क्यू। अब देखो डी क्यू क्यों कह रहे हैं, जैसे डी एक्स मैंने क्या कहा, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, तो ऐसे ही मैंने क्या कहा डी क्यू, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज। भाई एक बात बता, इस पूरे लेंथ एल पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू, तो मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा ठीक है बताओ स्मॉल लेंथ डीएक्स पे कितना चार्ज होगा, तो जैसे देखो क्या कह रहे हैं, देखो एल लेंथ पर कितना चार्ज है भाई, एल लेंथ पर कितना चार्ज, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू। तो बताओ डी एक्स लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो क्यू बाई एल, क्यू बाई एल डी एक्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। इसका मतलब कि जो डी क्यू है यानी कि इस पर जो चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल डी एक्स। ये क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। इसका मतलब देखो हमने ये जो शेडेड पोर्शन लिया इसको हम पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी पॉइंट है। तो देखो यानी हमारे पास दो पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, एक पॉइंट चार्ज ये और दूसरा पॉइंट चार्ज ये। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, force on the point charge due to the element, due to the charged element, ठीक है ना। अब देखो कैसे लिखेंगे मेथड, देखो अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे रॉड के कारण इस पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स F है, इस पूरे रॉड के कारण इस पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना है, F। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगा वो भी तो एक स्मॉल फोर्स होगा, बहुत बड़ा तो होगा नहीं, बहुत स्मॉल फोर्स होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, डी एफ, उसको हम क्या कहेंगे, डी एफ। हाँ, इज इक्वल टू के। चलो बताओ, ये दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं, अगर देखो तो ये भी और ये भी दोनों ही क्या हैं, पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास, हाँ तो देखो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हो गए, कितने पॉइंट चार्ज, दो।
ठीक है ना। एक पॉइंट चार्ज है जिसपे कितना चार्ज आ गया, Q बाई एल डी एक्स। कैपिटल हाँ यस। नहीं कैपिटल क्यू नहीं, ये कैपिटल अच्छा Q बाई एल डी ये एक्स, सिर्फ पॉइंट, हाँ, सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज है, वो तो ऑलरेडी Q स्मॉल है, क्यू स्मॉल स्मॉल Q। क्यू। अच्छा, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, अब हम उसको x बोल सकते हैं। समझ में आई बात, क्यों? क्योंकि हमने यस इसको सर, इतना क्योंकि स्मॉल हम लोग लिया है, हाँ ये इतना स्मॉल है कि हम मान लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, k, क्यू बाई एल हाँ मैं एक एक स्टेप में लिखता हूँ, डी क्यू इंटू क्यू अपॉन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स। ये स्टेटमेंट समझ में आया कैसे बना? यस सर। ठीक, अब वैल्यूज रखने की बात करते हैं। तो देखो डी एफ इज इक्वल टू के, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो डी क्यू की क्यू वैल्यू बाई है, एल इंटू डी एक्स, क्यू गुड, बाई एल इंटू क्यू डी एक्स। बाई एल डी एक्स इंटू क्यू, ठीक है ना, बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा अगर मैं लिखूं तो डी एफ इज इक्वल टू के, ध्यान से देखो मैं कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो के कांस्टेंट है, ये स्मॉल क्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल। अब कांस्टेंट है बेटा, ये स्मॉल क्यू क्या चीज अच्छा है, हाँ देखो सॉरी इस कांस्टेंट। पर का चार्ज है ना, तो ये थोड़ी ना वेरी कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ये Q बाई एल भी कांस्टेंट है, तो देखो K Q बाई एल Q, देखो ये सब कांस्टेंट अलग कर लिए हमने, ठीक है ना। यस सर। और dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखा है। देखो x क्या है, वेरिएबल, क्यों? क्योंकि अगर हम ये जो df निकाल रहे हैं वो तो सिर्फ इस पॉइंट के कारण है, इस एलिमेंट के कारण है, लेकिन अगर हमें पूरे रॉड के कारण निकालना होगा तो हमें यहां से लेकर के यहां तक पूरी लेंथ को वेरी कराना पड़ेगा, है कि नहीं। और लेंथ वेरी कराएंगे तो x, यानी x कहां से कहां वेरी करेगा, देखो r से लेकर r प्लस एल तक। भाई देखो x कहां से कहां वेरी करेगा, थोड़ा सा समझो बात को, ये इंपॉर्टेंट। भाई देखो हम अभी सिर्फ इस एलिमेंट के कारण फोर्स निकाल रहे हैं, तो अगर हमें पूरे रॉड के कारण फोर्स निकालना होगा तो हमें x को यहां से लेकर के वेरी करके यहां तक जाना पड़ेगा, अभी तो पूरी रॉड कंप्लीट होगी। देखो यहां से शुरू करेंगे x को वेरी करना, और जितने भी पॉइंट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे उन्हें हम कंसीडर करते करते यहां तक पहुंच जाएंगे। तो यानी x क्या है हमारा, वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। और कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस, ये r, और यहां तक जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस एल। पहले ये बात कुछ क्लियर है, थोड़ा सा देखो डाउट हो सकता है। देखो, तो अब हमें अगर टोटल फोर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दिखा, इंटीग्रेट। अब इसमें वेरिएबल x, तो x कहां से कहां वेरी करेगा, अभी हमने देखा r से लेकर के r प्लस एल तक वेरी करेगा, ठीक है। और अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू, और ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, देखो हमने इसीलिए अलग से लिखा था इसको, ये तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर ला दिया हमने, तो क्या आ गया, के क्यू 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 बाई बाई एल, एल। ये तो बाहर आ गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, r फ्रॉम से आर लेकर के लेकर r आर प्लस एल प्लस, तक। ये हमारा एक्सप्रेशन बना इंटीग्रेशन का। अब ये यहाँ पे अब आगे केवल मैथमेटिक्स, कोई फिजिक्स नहीं, फिजिक्स का काम था कि आपका एक्सप्रेशन बनाना, अब इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे मैथमेटिक्स होगी। जोड़ लो। क्या चीज, हेलो कुछ कह रहे हो बेटा? नो सर। हाँ, तो अब 1/x², इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा करता हूँ, देखो
इंटीग्रेशन 1/x² dx। इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन x टू दी पावर -2 dx। बोलो क्लियर है बेटा? तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, हाँ, तो ये होता है -2 है x टू दी पावर n+1/n+1। याद है क्या? तो अब उसी, यस सर। हाँ, तो अब उसी बेसिस पे देखो हम इसे करेंगे। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l। और ये अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो x टू दी पावर x -2 टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। गुड। और अब लिमिट रख देंगे तो क्या है? r से लेकर के r। r + l। समझ में आया क्या? ये क्या हो यस सर। जाएगा? इक्वल टू k कैपिटल Q। q into स्मॉल q by l। और ये देखो पूरा क्या है? x टू दी पावर -1। देखो न्यूमरेटर में तो x ये टू हो दी जाएगा पावर माइनस। -x टू दी पावर -1 तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? -1/x। समझ में आया x। क्या? यस सर। r to r + l। r प्लस एल। अब लिमिट रख देंगे। अच्छा, इसमें तुम्हें एक यस चीज सर। और पता होगी कि अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर में, तो ये साइन चेंज। तो रेसिप्रोक, हाँ। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। मैं एक एक स्टेप इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू लग रहा होगा तुम्हें, सो दैट कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन न रहे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x r प्लस l टू r, ठीक है ना? r इज इक्वल टू k q बाई l r 1/r -1 माइनस r + l। ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो f इज इक्वल टू k बाई l, ठीक है ना? और ध्यान से देखो, इसको करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? l r इंटू आर प्लस एल, और न्यूमरेटर में आ जाएगा r प्लस एल माइनस आर, ठीक है? r से r कैंसल हो गया, ठीक है ना? ये सब स्मॉल एल है, मैंने कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल एल लिख रखा है, ठीक है ना? तो ध्यान देना कि सब यस एल ही सर। है, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू एल, l तो यहाँ पे एल बचा, अपॉन बाई lr आर इंटू आर प्लस एल। r प्लस तो ये l एल से l से कैंसिल एल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, यानी फाइनल आंसर आया एफ इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। ये रहा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। तो यानी कि, तो ये किसके बीच का हमने कूलॉम फोर्स निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला? 2 पॉइंट चार्ज नहीं, बल्कि किसके बीच का निकाला? एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड जिससे कि और एक आर दूरी पर एक पॉइंट पॉइंट चार्ज था। चार्ज। बोलो क्लियर हो गया क्या ये बात? ये समझ में यस आई? सर। अब देखो यस इसको सर। अच्छे से सीख लेना, क्योंकि आगे एग्जैक्टली ऐसा ही, ठीक है ना? तुम्हें जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे या फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे या जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसी तरह की सारी कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है ना? चलो, सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? अगर मैं पीडीएफ सेव करता हूँ, पता नहीं क्यों कभी लगता है कि सेव नहीं हो पाता है, तो फिर वो वीडियो में भेज देता हूँ, ठीक है ना? मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स के वीडियो भेजे थे, मिले कि नहीं मिले? यस सर। हाँ, ठीक है सर। चलो, तो देखो, अब यहाँ तक हमने कूलॉम फोर्स पे बात करी। अब हम थोड़ी सी बात और करते हैं, ठीक है ना, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, देखो परमिएबिलिटी, अभी हमने जब पीछे कूलॉम फोर्स देखा था, उसमें क्या था? F इज इक्वल टू ए Q1 Q2 अपॉन, Q2 बाई r²। ऐसा था। और K की वैल्यू हमने क्या कहा था कि क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ठीक है? जहां पर एप्सिलॉन नॉट को ही हमने क्या कहा था? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस, जिसे हमने क्या कहा था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली परमिएबिलिटी क्या है, इसको हम डिफाइन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। बोलो क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी मींस कि जो हमारा गिवन मीडियम है उसमें चार्ज का बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है ना। एंड ड्यू टू दिस the Coulomb force, due to this the Coulomb force between two charges vary with medium, varies with मीडियम। यानी कि अगर हम मीडियम चेंज करें तो परमिएबिलिटी भी चेंज होगी, और जब परमिएबिलिटी चेंज होगी तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच या दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी चेंज होगा। लेकिन जो कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था उसमें हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया था, जिसको हमने बोला था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या एयर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर बार फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्यों? जैसे मान लो मैं एक तुमसे एग्जांपल कंसीडर करूं, मैंने कहा कि ये एक सिस्टम है जिसमें क्या है, वैक्यूम, ठीक है ना, और यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। ऐसे ही एक ऐसा हमने अलग से सिस्टम लिया, ठीक है ना, जिसमें मान लो हमने कहा कि ऑयल है, कोई भी ऑयल हो सकता है, ठीक है ना, और एक ऐसा सिस्टम हमने लिया जिसमें कि हमने ऑक्सीजन गैस फिल कर दी, या मान लो कि हमने कुछ और ले लिया, वाटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो इस वैक्यूम की परमेबिलिटी मान लो हमने कहा एप्सिलॉन 1, इस ऑयल की परमेबिलिटी एप्सिलॉन 2 और वाटर की परमेबिलिटी एप्सिलॉन 3। ये चार्जेस हैं Q1 Q2, डिस्टेंस r। ऐसे यहाँ पे चार्जेस हैं Q1 Q2, डिस्टेंस r, और ऐसे ही चार्जेस यहाँ पर हैं Q1 Q2 और डिस्टेंस r। तो देखो, इसके लिए अगर फोर्स निकालना हो केस 1 में, तो केस 1 में जो फोर्स लिखा जाएगा F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। समझ में आया यहाँ एप्सिलॉन 1 क्यों लिखा? क्योंकि जो चार्जेस हैं Q1 Q2 वो एक ऐसे मीडियम में रखे हुए जिसकी परमेबिलिटी कितनी है, एप्सिलॉन 1। ऐसे ही केस 2 में अगर देखा जाए तो जो फोर्स लगेगा F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और केस 3 में F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये तीनों बातें समझ में आई कि तीनों फोर्सेस अलग अलग क्यों हैं, जबकि दो तीनों केसेस में चार्ज सेम है Q1 Q2, और चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है r वो भी सेम है। तो वो ऐसा इसलिए है F1 F2 एंड F3 are different because the permeability of all three mediums is different, because जो permeability है वो सबकी क्या है, डिफरेंट है। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है? इसका मतलब कि अगर हम मीडियम चेंज करें तो फोर्स चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड
सिंबल्स की। तो ऐसा कहा गया, ध्यान से देखो, कि जो परमिएबिलिटी है उसका 2 सिंबल बनाया गया, मतलब जो परमिएबिलिटी है उसके 2 सिंबल्स बनाए गए। क्या क्या देखते हैं। एक बोला गया एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है कि फॉर फ्री स्पेस, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री अच्छा, स्पेस अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट, ये जो सिंबल है सफिक्स। और एक तो है सर दोनों को उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को और इसको भी। इसको, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को नहीं एप्सिलॉन नॉट से नहीं 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 नहीं, पर जो तुम बोल रहे हो ना परमिटिविटी, वो दूसरी चीज होती है और ये है परमिएबिलिटी। ध्यान से सुन लो। सर मैं कह रहा हूँ मतलब दोनों को एक ही सिंबल है, एप्सिलॉन नॉट ही। हाँ नहीं नहीं नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं, मैं बता रहा हूँ ध्यान से। तो पर देखो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक है परमिएबिलिटी, ठीक है ना, और एक है परमिटिविटी। ये 2 चीजें, परमिएबिलिटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और परमिटिविटी को म्यू से। बोलो क्लियर है क्या। यस सर। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैट। तो सर जो पीछे जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें जो एप्सिलॉन नॉट था उसको तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे ना। नहीं नहीं, परमिएबिलिटी थी, वो परमिटिविटी थी, ठीक है ना, सॉरी परमिटिविटी थी शायद। परमिटिविटी थी। हम्म। लग रहा है मैं खुद ही परमिटिविटी परमिट, क्योंकि टारगेट बैच में मैं मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ, उसी में लग रहा है मैं खुद ही कुछ एक्सचेंज सर करके बोल रहा हूँ। परमिटिविटी थी, बुक में भी परमिटिविटी दिया पर, उस एप्सिलॉन नॉट को। परमिटिविटी थी ना। हाँ हम्म। तो मैं यहाँ परमिएबिलिटी बोल दे रहा हूँ, तब लग रहा है बार बार, ठीक है ना। चलो खैर उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। पहले जरा हाँ परमिटिविटी है मैंने एक्सचेंज कर दिया। सही। चलो ये है परमिटिविटी। करो परमिएबिलिटी, तो ये होता है म्यू और ये होता है एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो चलो परमिटिविटी, तो जो अच्छा इधर भी तो परमिटिविटी होगा, मैंने परमिटिविटी लिखा है, हाँ हर जगह में नहीं लिखा है। इसे बोलता था परमिटिविटी, और ये भी है परमिटिविटी, इसका ध्यान देना चाहिए था। परमिटिविटी, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो ये जो परमिटिव, अच्छा तो मैं बता दूं परमिएबिलिटी जो होती है वो मैग्नेटिज्म में होती है, और जो परमिटिविटी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में होती है, ठीक है ना। तो खैर जो ठीक है। परमिटिव, हाँ तो जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट यानी कि फॉर फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन होती है फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम केवल फ्री स्पेस की बात करेंगे
तो उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फॉर कूलॉम्स लॉ फॉर एनी मीडियम other than free space, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो अगर ये फ्री स्पेस के लिए लिखना होता तो क्या लिखते, एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमने क्या कहा कि कूलॉम्स लॉ फॉर एनी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, तो हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया है। बोलो क्लियर है क्या? यही अगर मान लो फ्री स्पेस रहा होता तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया होता। ठीक, और ये भी ध्यान से देख लो कि द वैल्यू ऑफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन is different for different mediums. ठीक है ना। अब ऐसे ही एक और टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डिफाइन क्या किया गया, देखो ये है रिलेटिव। ध्यान से देखो, तीन तरह की परमिटिविटी के सिंबल्स हो गए, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन सफिक्स आर। तो एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस, एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम और एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसे डिफाइन क्या किया गया कि एप्सिलॉन आर इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, द परमिटिविटी ऑफ, ध्यान से देखो, द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रेशियो है। ध्यान से देखो कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of any medium with permittivity of free space। हाँ, अब यहाँ से बेटा अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू देखनी, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला इसलिए बताया, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर जगह मैक्सिमम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी रहती है हर समय ना। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 करके कुछ दी हुई थी, ठीक है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से कि एट मैक्सिमम प्लेसेस द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज नोन। बोलो बात समझे। जैसे मान लो मैंने कहा ऑयल, तो ये नहीं कहा जाएगा कि मान लो कि पेट्रोल है सपोज, तो पेट्रोल की परमिटिविटी इतनी है, नहीं, ऐसा बोला जाता है कि पेट्रोल की रिलेटिव परमिटिविटी ये, यानी कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी कैलकुलेट की जाती है वो विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस कैलकुलेट की जाती है, यानी कि हमें पता क्या रहता है, एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर अगर पता है तो हम चाहें तो एप्सिलॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बट मैक्सिमम जगह एप्सिलॉन आर ही दिया रहेगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर हम कूलॉम्स लॉ को बनाएं तो देखो क्या कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ER into एप्सिलॉन नॉट। हाँ गुड, एप्सिलॉन नॉट और फिर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर अनदर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, समझ में आया बात। अब देखो yes, हो सकता, अब इसमें डिपेंड करेगा कि तुम ये इक्वेशन 1 यूज करो अनदर मीडियम के लिए या इक्वेशन 2, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें उस अदर मीडियम की परमिटिविटी दी हुई है यानी एप्सिलॉन, या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। क्लियर, अगर परमिटिविटी दी है जिसको कि हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं,
इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी दी है तो इक्वेशन 1 यूज करोगे, और रिलेटिव परमिटिविटी दी है तो क्या यूज करोगे? इक्वेशन 2 यूज करोगे। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, कहा गया कि एक पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज, ये मान लो कि 1 माइक्रो कूलॉम का है, और ये है तुम्हारा 2 माइक्रो कूलॉम का। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी √2 मीटर है। सिचुएशन समझ में आई क्या? ठीक है ना, कहा गया कि these charges, पहला क्वेश्चन, these charges are kept in a medium, are kept in a medium of absolute permittivity, absolute permittivity, that is half of the permittivity of free space। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया कि ये दोनों चार्ज को एक ऐसे मीडियम में रखा गया। ये मान लो मीडियम है, ऐसे इमेजिन करो। हमने कहा कि ये दोनों चार्ज एक मीडियम में रखे हुए हैं, और ऐसे मीडियम में रखे हुए हैं जिसकी परमिटिविटी क्या है? हाफ ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, देन फाइंड क्या फाइंड करना है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, between the two charges। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। तो हाँ, तो ट्राई करो दोनों को, दोनों ट्राई करो, बहुत ही इजी है। चालू हुआ आयुष? कर रहे हैं।
सर 38 into 10 to the power minus 21 आएगा क्या फोर्स? चलो देखते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ए में क्या पूछा है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बड़ा ही सिंपल सी बात कि रिलेटिव Yes. परमिटिविटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो है क्या, यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हें अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता हो, ठीक है ना, तो तुम ये आंसर निकाल सकते हो। तो कैसे देखो, एप्सिलॉन यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या कहा गया, दैट इज हाफ ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई, देखो ये दिया है ना कि दैट इज हाफ ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो क्लियर हो रहा है क्या। तो यानी Yes, कि sir, yes. एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो इसका मतलब Yes, क्या आ sir. जाएगा आंसर हमारे पास। ER is equal to 1/2. हाँ, तो Epsilon. रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई, 1/2। बोलो क्लियर है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई, 1/2। ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही बी पार्ट की बात करते हैं। तो चलो बी पार्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो देखो F इज, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भाई दूसरे मीडियम के लिए तो यही दोनों फॉर्मूला मैंने बोला। अब ये है कि अगर तुम्हें एब्सोल्यूट परमिटिविटी पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। है इस गिवन क्वेश्चन में तुम दोनों में से चाहे जो यूज कर लो, क्योंकि तुम्हें दोनों ही पता है। ठीक, तो मान लो हम इससे यूज करते हैं, पहले पहले इसको यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन कितना है देखो, एप्सिलॉन नॉट बाई 2। एप्सिलॉन नॉट बाई 2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा क्या, Yes, sir. इनटू Q1 यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6, Or -6. Q2 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे क्या, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना, और चाहो तो इस फॉर्मूले को भी यूज करके सॉल्व करो, वही आंसर आएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। अब जैसे मान लो हमने अभी देखा कि 3 तरह की परमिटिविटी है। पहली क्या थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Free space. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको कि हमने एप्सिलॉन नॉट बोला। दूसरा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसे हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन। और तीसरा है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन आर। और इन तीनों में जो रिलेशन हमने पढ़ा वो है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर तुम्हें यहां से दिखे, बात समझ में आए, तो जो चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट और डायमेंशन। रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, आयुष। Yes, sir. रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, Relative permittivity of. ध्यान से देखो, हमने यही तो पूछा कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। तो सिंपल से बोल सकते हो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस।
ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दोनों की ही यूनिट क्या है, सेम, डायमेंशन क्या है, सेम, कैंसिल हो जाएंगे। तो वो दोनों मिलके क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशन। डायमेंशनलेस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान से देखो, नोट के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या कहेंगे कि द परमिटिविटी of any medium cannot exceed the permittivity of any medium cannot exceed the permittivity of free space. Cannot exceed the permittivity of free space. ये बात समझ में आई क्या? यानी कि Yes, कोई sir. सा भी मीडियम ले लो, उस मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये नोट्स का पॉइंट समझ में आया है, इंपॉर्टेंट। तो अब मैं अगर तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, ध्यान से देखना, व्हाट इज द, या व्हाट में बोलना चाहिए, व्हाट मे बी द मैक्सिमम, what may be the maximum value of epsilon and epsilon r? सोच के बताओ, तुम्हारे लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन नहीं करना है। what may be the maximum value of epsilon and epsilon r? सोचो, सिर्फ इस नोट के बेसिस पे तुम आंसर दे सकती है। जो नोट मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है कि द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कैन नॉट एक्सीड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बेसिस पे आंसर दे सकते तो सर वही होगा 8.57 तक उसकी रेंज हो। होगी। हाँ बिल्कुल, 7 to 10 to क्योंकि the देखो, power हाँ minus बिल्कुल, देखो मैंने क्या कहा कि द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कैन नॉट एक्सीड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू of epsilon is equal to epsilon naught, which is equal to epsilon naught की वैल्यू अब लिख देते हैं, ठीक है। तो 8.85 into 10 to the power minus 12, तो 8, 12 days. हाँ 8.85 into 10 to the power minus 12। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? और ऐसे ही Yes, अगर sir. पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, तो भाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या ये होता होगी है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन ही तो हो सकती है, एप्सिलॉन नॉट ही तो हो सकती है। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका तो मतलब क्या 1 हो गया कि एप्सिलॉन आर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। 1. ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है ना। तो एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जो कि 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है। और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. अब नेक्स्ट है तुम्हारा, चलो अब शुरू करते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक। सर एक बात पूछ रहा था हाँ बोलो। सर, मतलब अभी और कितना क्लासेस लगेगा इस चैप्टर कंप्लीट करने में? चैप्टर बेटा 5? बेटा बहुत लगेगा अभी क्योंकि सोचो हम तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पर आए, ठीक है। तो कम से कम 2 लेक्चर, मतलब आज का लेक्चर और अभी कम से कम कल का या परसों का लेक्चर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर इतना ही लेक्चर लगेगा, मतलब 3 लेक्चर लगेगा कम से कम तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में। फिर कम से कम 2 लेक्चर लग जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल में, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10 लेक्चर 12 लेक्चर लगेगा तब जाके ये खत्म होगा। क्योंकि देखो अगर मैं केवल थ्योरी पढ़ा दूं, ठीक है ना,
तब तो 2-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर थ्योरी और साथ में उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। समझ में आई बात? तो आप क्या चाह रहे हो, जल्दी खत्म करना है या पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना? नहीं सर, डिटेल्ड। हाँ, तो मैं डिटेल में ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिटेल और होता अगर फेस टू फेस पढ़ाते, ठीक है ना, क्योंकि तब फिर डिस्कस करते सामने सामने बैठकर, ठीक है ना। तो जब ऑफलाइन, हाँ, तो जब ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तब फिर इन पे कुछ और डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है ना। तो सर इसका जो क्वेश्चन बैंक होगा, मतलब जो मटेरियल है वो सब हाँ चैप्टर के बाद ही होता है? हाँ, नहीं देखो, अब ऑफलाइन होता तो मैं दे देता और उसमें बोलते रहता कि भाई ये टॉपिक पढ़ लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब खत्म हो जाएगा, जैसे तुम्हारा कुलॉम्स लॉ खत्म हो गया, ठीक है ना, तो अब आज मैं तुमको 4-5 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना, भेजूंगा जो तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे बेस्ड ऑन कुलॉम्स लॉ, ठीक है ना। फिर ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भेजूंगा तुमको, ठीक है। अब यही ऑफलाइन होता तो पूरी शीट दे दिया होता तब तक तुमको, ठीक है ना, और उसमें से बताते रहता कि हाँ देखो ये टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ये टॉपिक खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ प्रैक्टिस करो। समझ में आई बात? यस सर। तो अभी मैं भेजूंगा आजकल मैं तुमको वो पूरा क्वेश्चन का एक सेट भेजूंगा जो कि प्योरली तुम्हारा, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, इस पे बेस्ड होगा, कूलम्ब्स लॉ पे। कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं खुद इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊँ, ठीक है ना। अब यही अगर सामने सामने क्लास होती तो फिर नोट्स भी बनवाते रहते, जो मैं तुम लोग को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो फिर सामने सामने नोट्स बनवाते क्लास है। चलो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है थोड़ा सा याद करें। देखो, जैसे मान लो ये एक चार्ज, ठीक है ना, मान लो Q1, ये एक चार्ज मान लिया Q2, ठीक, और इनके बीच की कुछ दूरी वगैरह है, मान लो R, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी क्या मान ली गई, R। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है, तो तुम कहोगे हाँ भाई लग रहा है फोर्स, बिल्कुल। और अगर तुमसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुम कह दोगे कि F इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तुम बता दोगे। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ठीक है एक बात बताओ, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, गुड, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, गुड, लेकिन Q1 ने Q2 पर या Q2 ने Q1 पे ये फोर्स कैसे लगाया? मेरी बात समझ में? Q1 ने Q2 पर या Q2 ने Q1 पर ये फोर्स कैसे लगाया? भाई कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है दोनों के बीच, टच तो कर नहीं रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो फिर ये फोर्स एक्सर्ट कैसे कर? इट मीन्स कि देयर हैज टू बी सम वे, देयर हैज टू बी सम वे due to which these two charges exert force on each other, exert force on each other। अब ये जो सम वे है ना, देयर हैज टू बी सम वे, इसी को बोल दिया गया कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कहा गया कि कोई भी चार्ज अगर है, जैसे मान लो ये चार्ज, ठीक है ना, तो इस चार्ज से कुछ लाइंस ऐसे बाहर आ रही चारों तरफ, ऐसे ऐसे इस चार्ज से कुछ लाइंस ऐसे बाहर आ रही, ऐसा एक इमेजिन करके बोला गया। अब इमेजिन करके बोला गया और वो चीज सही हो गई, तो ये माना गया कि भाई हमने जो इमेजिन किया वो सही, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती है। हाँ। तो यही बोला गया कि ये जो चार्ज है, इससे चार्ज के चारों तरफ, ठीक है ना, कुछ फील्ड, कुछ लाइंस बाहर आ रही, ठीक है ना, और इन्हीं लाइंस की वजह से
दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इनके इंटरेक्शन के कारण उन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लगता है। तो जैसे मान लो ये चार्ज हो गया Q1, ऐसे ही मान लो हमने कहा कि चार्ज हो गया Q2, चार्ज हो गया Q2, तो इसमें भी कुछ फील्ड लाइंस ऐसे हो गई, इसमें भी कुछ लाइंस ऐसे हो गई, ठीक है ना, इस Q2 से भी निकल रहा है। अब तुम खुद इमेजिन करो कि जब ये दोनों को हम पास में लेके जाएं, इसको राइट में शिफ्ट करें और इस चार्ज को लेफ्ट में शिफ्ट करें, तो ये लाइंस एक दूसरे से क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी। मतलब क्या कहेंगे कि व्हेन these two charges are bring close to each other, then their field lines interact with each other, and due to this interaction this interaction, the two charges exert force on each other। ये बात समझ में आई क्या? क्या माना गया कि भाई कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ कुछ लाइंस बाहर आ रही हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और जब दो चार्जेस को एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो ये लाइंस इंटरेक्ट करती हैं, मतलब इस तरह से ये लाइंस और ये लाइंस आपस में क्या हो गई, इंटरेक्ट। आपस में क्या करी इन लाइंस ने, इंटरेक्ट किया, और इसी इंटरेक्शन के कारण ये दोनों चार्जेस, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, द लाइंस associated with each charge is called electric field lines, ठीक है ना, या कहीं कहीं इसी को ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा इसलिए क्योंकि इन लाइंस के इंटरेक्शन की वजह से ही दो चार्जेस एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करते हैं, फोर्स। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अदरवाइज ज्यादा सुटेबल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, ये कॉन्सेप्ट सोचा गया, ठीक, लेकिन जैसे ही ये कॉन्सेप्ट सोचा गया तो तुरंत दिमाग में ये बात आई कि भाई ठीक है कि भाई चार्ज है उससे फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और वो फील्ड लाइंस जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो फोर्स लगेगा। बट सोचा क्या गया कि द फोर्स हैज टू टाइप्स ऑफ नेचर। भाई जो फोर्स लगता है वो कैसा है, दो टाइप का है। क्या क्या है, एक क्या है, अट्रैक्टिव, और दूसरा क्या है, रिपल्सिव। एक फोर्स हो गया दो चार्जेस के बीच जो कि अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, दूसरा क्या हो जाएगा, जो कि एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जब ये बात आई तो सोचा गया कि भाई ठीक है कि अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो हैं तो इससे कंक्लूजन निकाला गया कि हेंस कंक्लूडेड
hence concluded that electric field lines are also of two types, are also of two types. देखो अभी तक यहां हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था जब ये डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो तरह की होती हैं। यहां तक तो सिर्फ ये कह दिया गया कि चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ ये लाइंस ऐसे बाहर निकल रही हैं। लेकिन जैसे ही ये बात निकल कर आई कि भाई जो फोर्स लगता है वो तो दो तरह का है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दो तरह का। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से अगर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स दो तरह का है, इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी कितने तरह की हैं? दो तरह की हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? वो भी कितने तरह की हैं? दो तरह की। दो तरह की। तब इसका जो मॉडल सोचा गया वो इस तरह से सोचा गया, ध्यान से देखो। टू टाइप्स, वन फॉर पॉजिटिव चार्ज, one for positive charge and another for negative charge and another for negative charge। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो कैसे। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज और ये मान लो नेगेटिव चार्ज, तो लाइंस तो दोनों से ही बाहर निकलेंगी। लाइंस तो दोनों से ही बाहर निकल रही। तो ऐसा माना गया, क्योंकि हमें दो अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाने, तो ऐसा माना गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस का एरो ऐसे, यानी वो ऐसे मूव कर रही है अवे फ्रॉम द चार्ज, और जो नेगेटिव है वो फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज मूव कर रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो पॉजिटिव में क्या है देखो, लिखते हैं कि फील्ड लाइन पॉजिटिव में अवे मूव करती है और इसमें हाँ अट्रैक्ट होती है हाँ, नेगेटिव में। तो देखो फील्ड लाइंस प्रोपगेट, field lines propagate from पॉजिटिव the चार्ज charge, हाँ, from the positive charge टू नेगेटिव चार्ज। towards, नहीं अभी ऐसा नहीं किया क्योंकि हरदम नेगेटिव चार्ज कोई जरूरी नहीं। मान लो कि ये आइसोलेटेड चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज towards infinity, towards infinity। ये ऐसे कहाँ तक चला जाएगा? ऐसे ये ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ऐसे प्रोपेगेट। इन्फिनिटी तक। हाँ, मतलब इन्फिनिटी तक कहने का मतलब कि बहुत दूर तक ये ऐसे ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है। यस और सर। हाँ, और यही चीज यहाँ पे क्या कही जाएगी कि फील्ड लाइंस जनरेट्स एट इंफिनिटी। मतलब ये कहाँ पे जनरेट हुई हैं? इंफिनिटी पर। इन्फिनिटी। ये जनरेट कहाँ पे कर रहे हैं? इंफिनिटी पर। इन्फिनिटी। एंड प्रोपगेट्स, या कहीं कहीं इसको टर्मिनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके देखो खत्म हो गई है, तो या टर्मिनेट्स at the negative charge and terminates at the negative charge। बोलो बात ठीक है क्या? तो देखो हमने केवल एरो को चेंज करके दो अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर दिया। देखो पॉजिटिव चार्ज में क्या कहा कि फील्ड लाइंस प्रोपगेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी जनरेट कहाँ पे हो रही है फील्ड लाइंस? पॉजिटिव चार्ज पे, और ये टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? जाके इंफिनिटी पर। इसका ठीक अपोजिट है नेगेटिव चार्ज, एग्जैक्टली अपोजिट। एग्जैक्टली अपोजिट क्या है नेगेटिव चार्ज? कि ये ओरिजिनेट कहाँ हो रही है? इंफिनिटी पर, और टर्मिनेट कहाँ हो रही है तुम्हारी? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो अब तुम्हारा कंक्लूजन आ सकता है कि ड्यू टू दीज
टू डिफरेंट, प्रॉपर्टी हाँ, different properties of electric field lines, there are two types of forces. There are two types of forces. फोर्सेस। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा फिगर बना के देखते हैं। जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इधर है, इधर है और इधर, ऐसे। और इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड भी इधर, इधर, इधर और, तो ये दोनों एरोज, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। ठीक है ना। सेम ऐसे ही मान लो नेगेटिव चार्ज होता तो भी रिपेल होता, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो देखो इस केस में क्या हो जाएगा। यस, और इसका एरो इधर है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये एरो जा रहा था टुवर्ड्स राइट, देखो टुवर्ड्स राइट, और ये वाला देखो, ये वाला एरो किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, और ये वाला एरो भी किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो ये दोनों इस नेचर के, देखो दोनों का प्रोपगेशन सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। और इन दोनों का प्रोपगेशन देखो, ये एरो जा रहा है किधर, राइट में, और ये एरो जा रहा है किधर, लेफ्ट में। तो ये कहेगा कि नहीं मुझे तो जाना है राइट में, ये कहेगा नहीं मुझे तो जाना है लेफ्ट में। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, यानी कि रिपेल। और देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं मुझे भी राइट में प्रोपगेट करना है, और ये एरो भी कह रहा है नहीं और मुझे वो भी कह राइट रहा में है प्रोपगेट राइट, करना है। तो ये तो यानी अट्रैक्ट कि ये करेंगे, दोनों एक तो दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट। तो अब तो सर इससे कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है अट्रैक्शन में। हाँ, तो अब यहां से हम क्या कंक्लूजन करेंगे, ध्यान से देखो, अब यहां से क्या कंक्लूजन करेंगे इससे। अब कंक्लूड करेंगे कि इफ देयर आर टू चार्जेस, इफ देयर आर टू चार्जेस, ठीक है ना, वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव, one positive and another negative, then the field lines, then the field lines originates at positive and terminates at नेगेटिव। negative। बोलो ठीक है क्या। इसका एक फिगर बनता है, देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे बनाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा है उसके बेसिस पे, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो देखो मैं फील्ड लाइंस को बना रहा हूँ, ये ऐसे देखो, ऐसे। ये फिगर समझ में आ रहा है क्या, यस सर, आ गया। ठीक है ना। ये तो ये देखो इस तरह का चीज है। और अगर ऐसे ही मान लो मुझे दो पॉजिटिव चार्ज के लिए या दो लाइक चार्जेस के लिए बनाना है, तो देखो एक पॉजिटिव ये हो गया, एक पॉजिटिव ये हो गया। अब इनका अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि इन्हें रिपेल करना है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में तो अट्रैक्ट कर रहे थे ये, अब दोनों लाइक चार्जेस में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये ऐसे। चलो क्लियर हो रहा है क्या कि कैसे हो रहा है ये, यस सर। समझ में आया ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन।
यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा था, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें समझ में आई क्या तुम्हें? यस सर, ये हाँ, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। अब इस पर डिटेल डिस्कशन कल करेंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे, ठीक तो है सर ना। इसका डिटेल्ड नोट्स भेज देंगे, मतलब जो रिटर्न लिखना हो कॉपी में। हाँ हाँ, वो मैं जरूर देखूंगा, ठीक है ना। मतलब ये जो क्लास में पढ़ाया ये भी देखो अभी सेव ही कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आज जरूर सेव हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि हाँ सेव हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको भी भेज दूंगा और जो लेक्चर नोट्स रहेंगे नोट्स बनाने के लिए वो भी भेज दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब कल फिर यही 12 बजे, ठीक ना। ठीक है। ओके।